JEE मेन के 2024 8 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन था सिंपली वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। एज यू नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर होता है आपका ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर एंड दिस अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भी इसमें ऐसा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस है कंडक्टर का 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर वो 10.2 हो गया, बढ़ गया 100 पे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। तो यहाँ इस फॉर्मूले से हमें पहले तो अल्फ़ा निकालना है। तो पहले आर टी देखते हैं कितना हो गया हमें। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर जो नए वाला है मीन 100 पे हो गया 10.2, और शुरू में था 10, 1 प्लस अल्फ़ा और टेम्परेचर चेंज हुआ 100 माइनस 0 मीन 100, ठीक है। तो ये आ गया इंटू 100, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा निकालने की कोशिश करिए, तो ये बन गया 10.2 अपॉन 10 आ गया इधर को, और ये बचा 1 प्लस 100 अल्फ़ा, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 1.02 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फ़ा, और यहाँ से आपका 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.02 माइनस 1, सो 100 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.02। So alpha is equal to 0.02 upon 100 मीन्स 0.002 एक्स्ट्रा जीरो लगेंगी, और ये आ गया आपका अल्फा, और इसका यूनिट रहेगा डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये मतलब पहली जो दो सिचुएशंस, जो आपको डेटा दिया था उससे हमें अल्फ़ा निकल गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर जाके रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का 10.95 हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए फिर आपको फिर ये दोबारा फार्मूला लगाना है, ठीक है। मान लेते हैं वो टेम्परेचर टी है और उसकी कंपैरिजन करना है शुरू वाले से। शुरू में कितना था 0 डिग्री पे 10 ओम, तो फिर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी निकालना है, एंड दैट विल बी, फिर फार्मूला लगाइए 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये यहाँ डेल्टा टी होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर टी। ये जो रेजिस्टेंस पहले पुट कर दीजिए, मान लो हमने वो टेम्परेचर टी सपोज कर लिया, तो डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस शुरू वाला 0 ये, और यहाँ अल्फ़ा, और यहाँ 1 प्लस ये आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था 0 डिग्री पे 10, यहाँ 10 लिखिए, और टेम्परेचर टी पे 10.95 हो गया। बस हो गया क्वेश्चन। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपके पास, इस 10 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 1.095, उधर बचा 1 प्लस अल्फ़ा 0 पॉइंट ये वाला 0002, ठीक है, इंटू टी, ये बचेगा। अब इस 1 को इधर लाइए, सो ये बचा इधर 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.095, और इधर बचेगा 0.0002 टी। अब यहाँ से टी निकाल लो, हो गया। तो आ जाएगा 0.095 डिवाइडेड बाई 0.0002, ठीक है जी। अब इसको आप देख लो कितना है। सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, तो बस सिंपल करें तो 995 अपॉन ये, और ये हो जाएगा 2 बटा 1, 1 2 3 4, 3 कट गई, और ये 10 चला गया ऊपर को, तो ये आ गया टी इज इक्वल टू 950 हो गया ऊपर जाके अपॉन 2, 950 अपॉन 2 हो जाएगा आपका 475 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन जो आंसर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है केल्विन में, तो इसमें 273 ऐड कर दो, ठीक है। सो टेम्परेचर हो जाएगा भाई, हाँ, 475 प्लस 273, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास ऐड करके 748 कैलोरी। तो ये था 748 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब इससे सिंपल रहता है कि जो दो शुरू में डाटा दिया है ना, आपको दो ही दिया है ना, यहाँ पे 0 पे 10 था, 100 डिग्री पे 10.2 हो गया, वहाँ से अल्फ़ा निकालिए, फिर अब दोबारा फॉर्मूला लगाइए, और फिर वो अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पुट करके रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा 10.95 कितने टेम्परेचर पे, वो टी आप यहाँ से फिर दोबारा निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ भी कंपैरिजन आपने शुरू वाले से करना है, शुरू में यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर होगा टी माइनस 0, टी निकाल लो, ठीक है।
सो ये था। और देखते हैं, ये है जैसे आपका सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट पीवी डायग्राम कार्नोट साइकिल, जो कार्नोट हीट इंजन होता है वहाँ से है क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम उसमें रहता है उसमें ये कौन सी इक्वेशन ठीक है। तो जब भी इसको हम थ्योरी में इसको सॉल्व करते हैं सारा, तो उसमें एफिशिएंसी निकालते हैं हीट इंजन की ना, तो उसमें एक जगह पे ये चीज़ आती है देखो, क्योंकि ये जो है इसे भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, फिर ये कंप्रेशन आइसोथर्मल, ठीक है, फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ठीक है। तो इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें सिंपल जैसे आइसोथर्मल है, यहाँ पे ये आइसोथर्मल है, तो ये भी आइसो है, और इधर वाला एडियाबैटिक है, और इधर वाला भी एडियाबैटिक है। तो जब मैं आइसोथर्मल की बात करूँगा तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसमें जैसे आइसोथर्मल इक्वेशन रहता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यदि मैं ए से बी लगाऊंगा तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ए इज इक्वल टू बी, पैरों में ऐसे लगा दूंगा, इज इक्वल टू बी, बी पॉइंट पे बी एंड वी बी, ठीक है। ये तो हो गया आपका। और यदि मैं यहाँ लगाऊंगा तो सी से डी गया, प्रोसेस ये डी है, तो सी से डी गया तो सी इज इक्वल टू डी कर दो, तो बन गया आपके पास पी सी वी सी इज इक्वल टू पी, ये पॉइंट डी और ये भी पॉइंट आपका डी। ये जो हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जो आपका ए से बी है और सी से डी है। अब एडियाबैटिक इक्वेशन रहता है आपका, वो रहता है आपका पी बी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा यहाँ सी पी कौन सी बी है, ठीक है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स है। सो इसके लिए लगाइए, अभी कहाँ हो रहा है बी से सी, तो बी इज इक्वल टू सी, सो ये बन गया बी इज इक्वल टू सी, ये ठीक है। अब आप इसको लगाइए, इसके लिए लगाइए ये वाला डी से ए, डी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू ए गामा, ठीक है। तो ये बन गई आपकी एडियाबैटिक की दो इक्वेशंस, और ये बन गई आपकी आइसोथर्मल की दो इक्वेशंस। जब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए, रीअरेंज करिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये देखो, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी सी। इनको सॉल्व करोगे आप तो ऐसा जैसा कौन सा है ये आएगा आंसर इसमें, जब इनको आप सॉल्व करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। सो इसमें सिंपल फिर ऑप्शन देख लो कौन सा ठीक है, ये वी ए अपॉन वी डी, इस डी को इधर ले आओ तो बन गया वी ए अपॉन वी डी इज इक्वल टू बी को उधर ले जाओ वी वी अपॉन बी सी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन है इसका। जब हम थ्योरी में इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमने किया हुआ है ये, और जो उसमें वर्क डन से किया है हमने थ्योरी में ना, तो वहाँ से फिर ये एक्सप्रेशन आता है भाई, ठीक है। सो इसका मतलब ए करेक्ट है इसमें। तो आगे चलते हैं, तो आगे चलें तो ये देखो क्वेश्चन सीरीज आर एल सी सर्किट पे क्वेश्चन। सो इसको भी देख लो, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और जो इफेक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू को हाफ कर दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि न्यू करंट एम्पलीट्यूड विल सेटिस्फाई I1 ओल्ड करंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड में पीक वैल्यू ऑफ करंट की थी पहले I1 थी, तो फिर अब I2 है, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब इसमें इम्पीडेंस चेक करो ना, अब इम्पीडेंस क्या होता है, ये होता है इम्पीडेंस अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये होता है। अच्छा, जब आप इन दोनों को यहाँ हाफ कर दोगे, तो जैसे मतलब आप रेजिस्टेंस आर की जगह R/2 लिखोगे, ऐसे समझो, और इसकी जगह एक्स एल माइनस एक्स सी तो लिखोगे, लेकिन अपॉन के लिखोगे 2, तो ऐसे हो जाएगा ये नया जेड डैश। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से 1.2 स्क्वेयर के साथ बाहर आएगा नीचे वाला, स्क्वेयर से रूट कर देगा, 1/2 आ जाएगा ये, बाकी वही बचेगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये बचेगा अंदर ये आर स्क्वेयर, वही ऊपर लिखा है एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वेयर।
मतलब इम्पीडेंस हाफ हो गया, इम्पीडेंस हाफ हो गया मीन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा हो गया, ठीक है। तो करंट डबल हो जाएगा, तो नया करंट पुराने करंट का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो I2 विल बी 2I1 बिकॉज ये हो गया ना हाफ जेड, जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा हो गया, जेड डैश पुराने वाले का हाफ हो गया मीन्स, एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, वो हाफ हो गया तो डबल हो जाएगा। तो नया पीक वैल्यू जो होगा करंट का वो डबल हो जाएगा शुरू वाले का। बस वेरी सिंपल इस क्वेश्चन। तो यदि मैं आगे देखूं तो ये क्वेश्चन है ये वाला, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी से डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे रिलेटेड होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/2 सेम काइनेटिक एनर्जी, 2m के काइनेटिक एनर्जी है ये। अब सेम है तो इसका मतलब लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ m ही बचा। अब ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा p/लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू उल्टा है, तो यह आ जाएगा लैम्डा मास हो जाएगा यहाँ, प्रोटॉन का लेंगे तो प्रोटॉन का नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन का ऊपर आएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का 1 है तो प्रोटॉन कितना टाइम्स हैवी है उससे भी 1836, तो ये आ गया 1836, ठीक है। मतलब इसका यदि me ही रखूँ तो इसका प्रोटॉन का जो है वो इतना टाइम्स है इलेक्ट्रॉन से, कट गया और बचा 1, ठीक है। सो अंडर रूट भी था, रखें ध्यान, ये अंडर रूट भी था तो ये अंडर रूट भी था, तो 1 का रूट 1 नहीं होता है, सो 1 नीचे रूट बच गया 1836, सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। बात वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा ये देखो क्वेश्चन ये है कि बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है जूल में, मास निकालना है माइक्रोग्राम में। सो एनर्जी यदि आपकी जो 18 × 10⁸ जूल है, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन लगा दीजिए, ये होती है, यहाँ से हम निकाल लीजिए E/c², ई की वैल्यू 18 × 10⁸, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ और उसका है होल स्क्वायर, तो ये बन गया 18 × 10⁸, 9 × 10⁻16, ये आ गया 2, और ये आ गया 2 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 10⁻, कितना आएगा ये 16, हाँ -8, ये आएगा मास केजी में, तो ये आ जाएगा, देखो नहीं यहाँ देखो 2 × 10⁻8 केजी में है, तो के की जगह लिखो 10 किलो में 10⁻3 अब रह गया ग्राम में। अब इसको बोल रहा है कि ग्राम में रह गया, ऐसे लिख देते हैं, माइक्रो बनाना है तो 10⁻6 होता है माइक्रो, नीचे भी इससे डिवाइड कर लगाओ, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लो, ये वाला जो ये आ जाएगा माइक्रोग्राम। सो यहाँ से देखो ये बन गया ऊपर जाके 9, कोई 20 ही बचा बिकॉज ये -6 ऊपर जाके 6 बन जाएगा, 10⁻9, 9 में से 8 गया बचा 10⁻1, सो बन गया 20, तो 2 × 10⁻1 बचेगा ये, और आगे आ जाएगा माइक्रोग्राम, ठीक है। ये बन गया 20 माइक्रोग्राम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट माइक्रोग्राम में। आज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब इसको देखो, ये है क्वेश्चन केपलर्स लॉ पे, ये सो इसमें ये पूछा जा रहा है कि 2 प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मासेस दिए हैं, रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का रेशियो दिया हुआ है तो फिर कितना है 1:3, टाइम पीरियड का रेशियो निकालो इन टर्म्स ऑफ मासेस, ओके। सो इसमें यदि हम बात करते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम रहता है, जैसे हम बेसिक से चलते हैं तो आई ओमेगा मोमेंटम इनर्शिया है, आई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली यदि हम बात करें तो mr² हो जाएगा, ये ओमेगा होता है 2π/t, मतलब L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mr²/t, ये बन गया मेरे को काम करने के लिए, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से यदि बात करूँ इस R की, तो केपलर थर्ड लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो r³ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², तो R क्या होगा यहाँ से 2/3, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, सो L हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/t, R की वैल्यू स्क्वेयर के साथ, इसका स्क्वेयर करोगे तो बन जाएगा 4/3,
तो टी की पावर बन जाएगा 4/3। ये स्क्वायर किया मैंने, इसका कुछ नहीं किया, और स्क्वायर हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4/3। मीन्स यू कैन राइट टी की पावर 4/3 इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ से हो जाएगा एम अपॉन, ये बन गया टी 4/3, नीचे वाला टी ऊपर आके -1, 4/3 -1, ठीक है। सो ये बन गया एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और ये कितना बना 4 - 3 1/3 बन गया है, जो टी की पावर है 1/3, ठीक है। ये बचेगा ना 3 और 4 - 3 1, ठीक है, ये बचा। तो मेरे पास काम करने के लिए फॉर्मूला बन गया। अब टाइम पीरियड का रेशियो इन टर्म्स ऑफ मासेज निकालना है। तो यहाँ से अब टी निकालने की कोशिश करो। तो टी हो जाएगा यहाँ से, चलो ऐसे कर लेते हैं, एम आ जाएगा नीचे को, तो टी हो जाएगा यहाँ से टी अपॉन एम। यदि पावर 1/3 है तो दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगी 3। ये आएगा, ये फॉर्मूला बना हुआ काम करने के लिए। बस अब पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ एल है ये। अब इसका 1 2 यदि मैं बनाऊँगा तो ये पूछा जा रहा है कि ए और बी प्लैनेट हैं, तो बन जाएगा टी ए अपॉन टी बी, इसकी बात कर रहा हूँ। तो इक्वल टू हो जाएगा एल तो ऊपर है, एल ए अपॉन एल बी, ठीक है, और एम नीचे तो उल्ट हो जाएगा एम के साथ, एम बी अपॉन एम ए, ये होने वाला है, और उसकी पावर 3, और बस बन जाएगा टी ए अपॉन टी बी। अब एल ए अपॉन एल बी 1/3 है, और आगे मासेस कोई है एम बी, बी स्मॉल और स्मॉल लिख दी, कोई बात नहीं, ये आ गया, और उसकी पावर 3, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 3 होता है 127, 1/27 एम बी की पावर 3, ये आ गया। कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दो, बिकॉज आंसर में वो है, इसको अलग अलग लिख देते हैं ऐसे, एम ए की पावर 3, और नीचे ये रहा 1/27, 427, ये आंसर आएगा। उसके बाद ये किया मैंने, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये देखो एम बी 3/27 एम ए 3, ये मतलब था कुछ नहीं, ऐसे ही घुमाया था, सिंपल सा, कुछ नहीं है। कैपलर थर्ड लॉ लगाइए, यहाँ पे वेरिएशन चेक करिए कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, बस उनका वेरिएशन बनाइए यहाँ पे। तो मैंने एक जस्ट फॉर्मूला बना दिया सबसे पहले, तो ये, बस उसके बाद मैंने पुट कर दी वैल्यूज़। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे भी है क्वेश्चन, ये है वेक्टर्स पे, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि ये है 3 वेक्टर, लिखना भूल गया यहाँ पे, ए यहाँ तीनों ही ए है भाई। तो पूछ रहा है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, अच्छा यहाँ पे इज ए √x, तो x निकालो, इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए सिंपल। यदि देखो भाई सिंपल है, यदि ये आपका वेक्टर जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से जाएगा इधर को ऐसे, ठीक है, और ये रिजल्टेंट हो जाएगा आर। सो आर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका, ये ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि ये वेक्टर ए है, तो इसका इस लाइन पे कंपोनेंट क्या होगा, इस लाइन पे इसका हो जाएगा ए cos 45, ठीक है, ए cos 45, और बस ये हो गया। फिर क्या बचा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट था आपका, सो ये तीनों वेक्टर्स आपके ए हैं, ये एंगल 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों को देखूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, यहाँ से जाएगा ऐसे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे इट इज़ आर, ठीक है। सो आर हो जाएगा सिंपली ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन सिंपल, उसमें ये एंगल दोनों के बीच जो है cos 90 ये वाला, सो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू
ए स्क्वेयर प्लस 2a इंटू ए कॉस 90 बिकॉज दिस एंगल इज 90। इन दोनों का रिजल्ट निकाल रहा हूँ मैं, एक ये वाला और एक ये वाला। कॉस 90 जीरो हो गया, कॉस 90 यदि जीरो हो गया तो आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचा, देखो ये ही बचा, ये 2a स्क्वेयर, ठीक है, और अंडर रूट, तो ये बचा अंडर रूट 2a, मतलब इधर कोई अंडर रूट 2a है, ठीक है। अच्छा यदि ये इधर को अंडर रूट 2a है तो फिर अब आपने सिर्फ इसको देखना, ये देखो और ये देखो, अब इनके बीच भी तो एंगल 90 डिग्री है ये वाला, फिर लगाइए यही फॉर्मूला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना। अब ये इसका और इसका ये रह गया नीचे वाला, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इस लाइन पे, ये इसकी तरफ, तो इसकी तरफ आर डैश बोल देते हैं, तो आर डैश हो जाएगा फिर वही फॉर्मूला ऊपर वाला। तो बन जाएगा आपका ये, इस अंडर रूट को यहाँ से गायब करके मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, तो चलो ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखो अब ये जो रिजल्टेंट है ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ये दूसरे वाला ये अंडर रूट 2a का होल स्क्वेयर, और आगे कॉस 90 आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, ठीक है जी, 0 आ गया। तो अब आपका यदि मैं इसको ये कर दूँ, रिजल्टेंट दिया कितना है a अंडर रूट एक्स, तो यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये देखो इस अंडर रूट को मैं इधर स्क्वेयर कर दिया तो बन गया ए स्क्वेयर प्लस रूट 2a, 2 ही रह गया, और ये बचा ए अंडर रूट, मैंने इधर स्क्वेयर कर दिया इसका, ठीक है। तो आर रिजल्टेंट क्या दिया है, ए अंडर रूट एक्स, लिखो यहाँ पे ए अंडर रूट एक्स लिखो आर डैश की जगह, और उसका क्या है भी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बन गया 3a स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया आपका ए स्क्वेयर एक्स, ठीक है, एक्स ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 3a स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल, तो एक्स की जगह आ जाएगा 3, ये, तो फाइंड एक्स, एक्स मीन्स 3, ये आ गया आंसर। कुछ नहीं है, आपने क्वेश्चन शुरू में करना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये जिसको आर बोल रहा मैंने ये निकाला, फिर आप इसको देखो और एक और वेक्टर बच गया इधर को, ये भी तो 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, बिकॉज ये 45 बचेगा ना, ये भी 45 होगा, तो इधर को नीचे भी 45 है, तो टोटल इन दोनों के बीच के और इसके बीच एंगल 90 हो गया। फिर सेम लगाओ, तो नया रिजल्टेंट आर डैश बोल देते हैं, इस अंडर रूट को गायब करके मैंने स्क्वायर कर दिया सिंपल कैलकुलेशन के लिए। सो रिजल्टेंट जो दिया है फाइनल वो दिया है ए अंडर रूट एक्स, लिख दिया, एक्स निकाल लिया यहाँ से, सिंपल। सो एक और देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन, ये है आपका एंगुलर वेलोसिटी पे, सिंपल। तो इसको देख लो, इन ए क्लॉक सेकंड हैंड और एक मिनट हैंड, उनकी लंबाई दी हुई है शायद, यस लेंथ दी हुई है उनकी, जब वो घूमेंगी तो रेडियस बन जाएगी, है ना, ठीक है। सो आफ्टर 30 मिनट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी टिप ऑफ सेकेंड हैंड टू दी मिनट हैंड, और एक्स निकालो, ठीक है। सो इसमें वो डिस्टेंस एक्स दी हुआ है, एक्स निकालना है मतलब, ठीक है। तो शुरू में तो आपको बताना चाहिए सेकेंड हैंड जो है, जो आपकी सेकेंड्स वाली नीडल होती है ना घड़ी में, वो 60 सेकेंड में एक राउंड पूरा करती है, मीन्स 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करती है वो 60 सेकेंड में, टक 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 करके एक चक्कर लग गया 60 सेकेंड में, ठीक है। तो एक सेकेंड में हो गया उसका 2 पाई/60, सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास 30 मिनट में, 30 मिनट के बना लो सेकेंड ये बन गए, तो कितना करेगी, मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई/60 इंटू 30 इंटू 60, ये कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 60 पाई, ठीक है, इतना एंगल सबटेंड करेगी वो 60 पाई। तो ये तो बात होगी मिनट हैंड वाली, बात करते हैं ये तो होगी बात सेकेंड हैंड वाली, मिनट हैंड की बात करते हैं। तो मिनट हैंड जो है वो एक चक्कर लगाता है कितने टाइम में, 2 पाई एंगल सबटेंड करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 60 मिनट। 60 मिनट के बाद मिनट वाली सुई 12 बजे से चलेगी तो 12 बजे पे पहुँचेगी, तो 60 मिनट्स में उसने एंगल मुड़ा, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री को क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। तो एक मिनट में 2 पाई/60, तो 30 मिनट में पूछ रहा है, 30 है यहाँ,
इसका पहले एंगल देख लेते हैं, इसका कितना आता है। 30 मिनट में आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, देखो ये मतलब ये पाई आएगा सिंपल, ठीक है, पाई आएगा यहाँ पे, पाई रेडियन। तो एंगल तो आपको पता लग गया, यहाँ भी पता लग गया रेडियन में, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि रेशियो डिस्टेंस ट्रैवल वाली टिप, तो इसमें आपको पता है कि ऐसे चलेगी ये, है ना, आर्क पे। तो ये आपको पता है कि ये रेडियस बन जाएगी, ठीक है, ये लेंथ बन जाएगी आर्क की, और एंगल थीटा है। तो एल होता है आर थीटा, क्या होता है, एल आर थीटा। तो ये पूछ रहा है अभी, और आर इसमें बन जाएगा जो उसकी लंबाई है, एक में 75 है और एक में 60 है। तो ये देखते हैं L1 L2 रेशियो लेना है अब आपने। तो बन गया L1/L2 इज इक्वल टू R1/R2 थीटा 1/θ2। R1/R2 मीन्स सेकेंड हैंड की बात पहले करेंगे, 75, ठीक है, जो लेंथ है वही रेडियस बन जाएगी, ठीक है। 75 अपॉन दूसरी है 60, और θ1 ये है 60 पाई पहली वाली का, और दूसरा है पाई, पाई पाई कैंसिल, 60 कैंसिल, तो ये बनेगी 75, और इस रेशियो को x बोला है, तो x आ गया आपका 75। तो ये था, फाइंड x मीन्स 75 इज द आंसर। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलते हैं आगे। सो ये है क्वेश्चन, ये तो इसको देख लेते हैं, सिंपल सा ये जी। सो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवंथ और ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, वेब्स से क्वेश्चन है, क्लोज्ड एंड ओपन एंड पाइप जो होती हैं आपकी ऑर्गन पाइप्स। सो रेशियो पूछ रहे हैं सेवंथ ओवरटोन क्लोज्ड का, और सेवंथ ओवरटोन ही ओपन का। तो जी ओपन में तो आपको पता है सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें ना, तो फ्रीक्वेंसी रेशियो आपको पता है ये आ जाएगा आपका ऐसे करके, और हार्मोनिक्स हैं तो आ जाएगा 1:2:3। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आ जाएगी V/2L, और इसकी आ जाएगी 2V/2L, और इसकी आ जाएगी 3V/2L एंड सो ऑन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, ओपन की, ठीक है। और फिर बात करें क्लोज्ड की, तो फिर फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है उसमें बिल्कुल ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो 1, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसमें सिंपल ये है कि आपने बस इतनी सी याद रखनी इसमें कि ओवरटोन जो है वो कौन सा हार्मोनिक होता है क्लोज्ड और उसमें, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखने वाली है यहाँ, बाकी सिंपल है ये। तो यदि मैं थोड़ा सा आपको इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको थोड़ा खोल के करें तो सिंपल आपकी जो ओपन की बात पहले कर लेते हैं, तो उसमें आएगा जैसे पहली फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी आएगा V/2L, ठीक है। फिर दूसरे का आ जाएगा 2V/2L, ऐसे आ जाएगा 3V/2L, 4V/2L, 5V/2L, सारे हार्मोनिक्स हैं ना, V/2L चिपका रहेगा सबके साथ, 6V/2L, 7V/2L, 8V/2L, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये आ गया फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, हार्मोनिक्स की बात कर रहा हूँ, सिक्स्थ, सेवन्थ की फ्रीक्वेंसी, एट्थ की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब ओवरटोन जो है ना, जो सेकंड आपका हार्मोनिक होगा वो होगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, ये रखना थोड़ा ध्यान, फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकंड हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड, और आपको जाना है कहाँ तक जाना है, सेवन्थ तक, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ, ये हो जाएगा सिक्स्थ, और ये हो जाएगा सेवन्थ, ठीक हो गया। तो ये तो बात कर दी मैंने ओपन की, बात करते हैं क्लोज्ड की, ठीक है। तो क्लोज्ड में क्या होगा देखो, तो क्लोज्ड में V/4L पहली की, और हार्मोनिक्स होते हैं, ये हो गया 1V/4L, फिर आ जाएगा 3V/4L, फिर आ जाएगा 5V/4L, ऑड ही है ना, ऑड नंबर लगाते जाओ V/4L के साथ, 7V/4L, है ना, 9V/4L, आगे 11V/4L, 13V/4L,
15v/4l ऐसे करते जाएंगे। सिंपल समझा रहा हूँ आपको, फॉर्मूला से आपको याद रखना है कि जो ओपन में v/2l है फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, और इसमें क्लोज में v/4l है फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। बस सिंपल यार कि क्लोज में ऑड ही होंगे, ऑड नंबर चिपकाते जाओ इसके साथ, ये 1 है ना, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन। बस वही है, ऊपर वाली बात बताई मैंने कि यहाँ जो दूसरा होगा फर्स्ट ओवरटोन होगा, इसका मतलब यहाँ ये है दूसरा, देखो ये तो ये हुआ यहाँ फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ कौन सा, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। बस ऐसे करते जाओ आगे। ये कौन सा हुआ फिर, सेकेंड ओवरटोन। ये कौन सा हुआ, थर्ड ओवरटोन, ठीक है। ये कौन सा हुआ अभी अगला, फोर्थ, ठीक है। ये हो गया फोर्थ, है ना, फोर्थ ओवरटोन। ये हो गया फिफ्थ ओवरटोन, ये हो गया सिक्स्थ ओवरटोन, और ये कौन सा हो गया, सेवन्थ ओवरटोन। तो यहाँ से फिर आपको आइडिया लग गया कि आपको जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो ये वाली बात है, क्या बोलते हैं इसको, ये एट्थ की पूछ रहे हैं, ये वाली 12th है यहाँ, और सेवन्थ ओवरटोन में यहाँ आई ये वाली। हो गया, अब इसको कर दो आप। ये वाली आ गया। अब पूछ रहा है कि रेशियो निकालना फ्रीक्वेंसी का, और पहले कौन सी है, क्लोज, तो क्लोज्ड वाली पहले लिखो, ये वाली। तो ये आ गई 15v/4l डिवाइडेड बाई ये वाली 8v/2l, ये आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15v/4l इंटू 2l/8v। काटो, तो आ गया 15v भी कट गया, सेम लेंथ है, लेंथ तो कटी जाएगी, सेम लेंथ ही हुई है, देखो ये। तो ये आ गया 15/16, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था, ठीक है। तो ऐसे आपने सिंपल याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस बाकी जो है कि यदि मैं थोड़ी सी और बात करूं तो फिर जो pth ओवरटोन होता है ना, और इसको कंक्लूड करें तो pth ओवरटोन जो होता है ना क्लोज्ड में, वो होता है 2p+1th हार्मोनिक। क्लोज्ड की बात कर रहा हूँ, ये होता है क्लोज्ड में, ठीक है। और ओपन में, ओपन का यहाँ लिख देता हूँ, ओपन में जो pth ओवरटोन होता है ना, वो होता है कौन सा हार्मोनिक, p+1th हार्मोनिक, ये वाला। तो इससे भी आप एकदम से कर सकते हो, ये कौन सा हार्मोनिक है, p+1th हार्मोनिक, ये है, ठीक है। बोलने का मतलब ये वाली बात याद रखिए, ये वाली, ये वाली, ये, और ये वाली भी याद रखिए, ठीक है। तो इसमें जैसे कौन सा पूछा था, सेवन्थ, तो 7 भरेंगे यहाँ पी की जगह, देखो इसको मैं कर भी देता हूँ। 7 भरोगे तो कौन सा आएगा, देखो ये 7, हाँ, इंटू, ये आ जाएगा, देखो यहाँ p7 था ना, यहाँ देखो 7th ओवरटोन, यहाँ 7 भरते हैं हम डायरेक्ट, तो ये आएगा 2 7 जा 14 + 15th हार्मोनिक हो गया, और ये 15th था देखो। और यहाँ देखो, यहाँ डायरेक्ट है, यहाँ p की वैल्यू मेरे को 7th चाहिए, तो 7th ओवरटोन के लिए हार्मोनिक कौन सा होगा, 7 + 1 8th हार्मोनिक होगा, देखो 8th ये। तो ये जनरल भी याद रखिए, यदि इस जनरल को तुम भूल जाओ ना, तो यदि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो ऐसे करो, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और आगे चलते हैं, क्या है आगे, और है छोटा सा क्वेश्चन। सो यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला मास दिया हुआ, अभी दूसरे का भी दिया हुआ है, तीसरे का भी दिया हुआ है, ठीक है। सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो मिलिंग मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो इसमें सिंपल है, p = √2me, ये फॉर्मूला रहता है,
और सेम काइनेटिक एनर्जी है तो P हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। बस हो गया क्वेश्चन, मासेस पुट करते जाओ अंडर रूट m, और कुछ नहीं है इसमें। 3 मासेस हैं, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है। तो आ जाएगा P1 रेशो P2 रेशो P3। ये आ जाएगा आपके पास शुरू वाला कितना है, ये ग्राम में है, ये रखें ध्यान, केजी में कन्वर्ट करो इसको। सो ये आ जाएगा 400/1000। तो 1000 यदि मैं यहाँ करूँगा ना तो ये 4/10 आ जाएगा ये, ठीक है। रेशो अंडर रूट भी है। दूसरा है आपका 12/10, 1.2 का मतलब 12/10 अंडर रूट भी है। तीसरा है 16/10, 1.6 में 16/10 अंडर रूट भी है, ठीक है। तो रूट इसको यदि मैं ले लेता हूँ तो ये बन गया आपके पास 2, 10 तो यहाँ ख़त्म हो गया, तो आपके पास ये बच गया 2, और ये बच गया आपका अंडर रूट, इसको 2 बच गया ना, और यहाँ बचा ये रहने दो इसको ऐसे, और ये बचा 4, ठीक है। तो इसको आप ऐसा करो, 2 से आंसर भी देखते रहे ना, 2 से डिवाइड लगा देते हैं और क्या होता है। तो आपके पास बचेगा 1 रेशो अंडर रूट 3, 12 को लिख दो तोड़ के 4 रूट 3, ये ऐसे कर सकते हैं 2, और ये 4 था ही, और 4 इसको काट के आ जाएगा 2, ये तो ये आ जाएगा आपके पास 1 रेशो, बिकॉज ये 2 आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 अंडर रूट, और ये कितना बचा यहाँ, हट के यहाँ 2 ही बचा ये। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। सिंपल ही था, इसमें कुछ भी नहीं। सो यदि मैं आगे चलता हूँ तो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो है आपका ये है कि गॉसेस थ्योरम पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ठीक है, एरिया का मैग्नीट्यूड दिया है और इट इज़ लाइंग अलोंग दिस, मतलब ए वेक्टर दिया हुआ है, ये आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला सारा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। तो आपने कुछ नहीं करना इसमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, ई डॉट ए एरिया वेक्टर, ठीक है। सो इनका यदि डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तुम्हें पता है कि ये एक्स जो आई के साथ जो कंपेरिजन मल्टीप्लाई होते जाते हैं, मीन्स यहाँ कोफिशिएंट है 2√6 और यहाँ है 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, अब जे की बारी है, 4√6 और यहाँ है जे का 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और यहाँ है 2√6 और यहाँ है 4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 8√6 प्लस 32√6 प्लस 8√6, ठीक है। अब इसमें √6 जो है वो कॉमन आ गया, √6 इसमें कॉमन आ गया, तो यहाँ से बड़े ध्यान से देखें, यदि √6 कॉमन है तो फिर अंदर क्या बचा, 32 8 40 48√6 आ गया ये। तो ये 48 लगभग √6 कितना होता है, √42 होता है, और √22 लगभग। लेकिन इसमें थोड़ा यूनिट का देख लें, आपकी यूनिट की भी बात नहीं कर रहा है ये। सो 6 वेबर यूनिट फ्लक्स का, तो करना ऐसे ही है, आंसर ये आना चाहिए इसका, ठीक है। सो 6 वेबर तो ये नहीं आएगा, बिकॉज 6 तो नहीं आएगा ये, 48 इंटू, क्योंकि ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, सो ये कुछ और ही आंसर आएगा फिर इसका, ठीक है। यहाँ ऑप्शन डी दिया है पर होना इसको ऐसे है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ABCD कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ना इसमें यूनिट्स वगैरह लिखे हैं ना, यूनिट में मीटर स्क्वायर बोल रहा है, ऐसा यूनिट में चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे नहीं लिखा है, यूनिट कुछ नहीं, तो करना है ऐसे, सिंपली डॉट ए डॉट प्रोडक्ट लेना है, आपका फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है।
सो यदि मैं डी ऑप्शन करूँ यहाँ तो डी को मैं नन ऑफ दीज बोल सकता हूँ। सो नन ऑफ दीज, ठीक है, वेबर आ जाएगा आंसर। तो डी ऑप्शन लग गया यहाँ, ठीक है जी। उसके बाद है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए वायर, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कनेक्टिंग स्फीयर है, ऐसे वायर से इनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है, ठीक है। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है पहले इसकी, तो कांस्टेंट के, और कनेक्ट करेंगे वायर पे, तो क्या पूछ रहा है, और इज रेशियो ऑफ दी चार्जेस, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। सपोज इस पे चार्ज क्यू ए है और डिस्टेंस ए, हाँ, और इस पे चार्ज सपोज क्यू बी है, तो आ जाएगा के क्यू बी अपॉन ये डिस्टेंस। इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मैंने लिख दिया, ठीक है। और कनेक्टिंग स्फीयर्स हैं तो सरफेस पे वही होगा जो अंदर होगा, ठीक है। सो यदि वायर से जोड़ेंगे तो ये सेम पोटेंशियल एक्वायर करेंगे, इक्वल कर दो दोनों को, तो हो गया। यहाँ से रेशियो ले लो चार्ज का, क्यू ए अपॉन क्यू बी, ये आगे नीचे को ए अपॉन बी। सो आंसर ए इज़ करेक्ट, सिंपल था। तो ये लास्ट देखिए आज के लिए, ये तो हो गया। इसको देखो, ये है क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल, सोचने वाला क्वेश्चन है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया ए, लाइट रेज ऑफ इंटेंसिटी दिस मच इज फॉल्स नॉर्मली इफ द फोर्स एक्सर्टेड इज एफ, देन फाइंड द एरिया स्क्वायर मीटर में, यहाँ स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखें। सो इसमें सिंपली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे एक लाइट सरफेस पे पड़ती है, एक एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी रहती है वो रहती है सिंपली, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, वो रहता है आपका रेडिएशन प्रेशर। जैसे किसी सरफेस पे ये लाइट पड़ रही है तो रेडिएशन जो प्रेशर है बेसिकली वो रहता है आपका एनर्जी पर यूनिट एरिया, नीचे आएगा मतलब पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ये रहती है आपकी, इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको बोल सकते हैं। सो यहाँ से यदि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ये देखो ना, वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया, एनर्जी पॉन सेकंड वाट बन गया, है ना, एनर्जी पॉन सेकंड बन गया वाट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया है आपको, इसको सेंटी के मीटर लिख दो, तो बन गया आपका 360 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर करके, तो 10⁻², 10⁻4 बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ बाहर ये बन जाएगा आपका, ठीक है। सो यहाँ से जो आपका आंसर आना है वो आना है, क्या पूछा है, इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड इज एफ देन फाइंड द एरिया, अच्छा एरिया निकालना है। तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया भी होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। सो एक ये लास्ट क्वेश्चन, ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ एरिया ए लाइट रेज ऑफ इंटेंसिटी दिस मच वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर फॉल्स नॉर्मली if the force exerted is F then find the area in square meter। सो भी ये सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो सिंपली आपको जो इंटेंसिटी दी है ना, इंटेंसिटी होती है सिंपली पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, दिस इज सिंपली पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो यदि कैसा सरफेस है, देखो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो जो फोर्स एक्सर्ट करती है लाइट वो करती है सिंपली पी अपॉन सी, ठीक है। सो पी इज़ पावर एंड सी इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो यदि मैं पी निकालो यहाँ से तो सिंपली एफ सी, वैसे आपने पढ़ा है कि पी एफ डॉट वी भी होता है, वहीं से आ गया सिंपल, ठीक है।
लेकिन लाइट की बात हो रही है तो इन प्लेस ऑफ बी सी लिख देते हैं, तो पी को एफ सी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये बन गया आपके पास एफ सी अपॉन एरिया, ए बोल देते हैं, ठीक है। तो मतलब काम करने के लिए फॉर्मूला ये बन गया, देखो एफ सी अपॉन ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी। अब यहाँ ध्यान रखें कि ये स्क्वायर मीटर में भरनी है आपने, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन फाइन एरिया पूछ रहा है, एरिया। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, देखो इनको एक्सचेंज कर दो, तो एरिया हो जाएगा एफ सी अपॉन आई, ठीक है जी। अब एरिया जी निकालने की कोशिश करें, एफ तो नहीं गिवन है, आंसर में बैठा हुआ है। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ और आई की वैल्यू, ये है आई की वैल्यू, लेकिन ये स्क्वायर मीटर में भरना है आपने। यहाँ पे बन गया 360 वाट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर 10⁻⁻2 स्क्वायर करके 10⁻⁴ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ऐसा यूनिट हो गया मतलब। तो यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, ये आ गया एफ़, ये कट गया 3 से और ये बन गया 120, तो ये बन गया F/12 अलग से, बिकॉज आंसर में F/12 दिख रहा है मुझे, और इनटू ये बन गया देखो 10⁻8 और यहाँ 10⁻³ बचा ना नीचे, एक 10 ही कैंसिल हो गया, 10⁻³ और ऊपर जाके फिर इतना बन जाएगा ये 10⁻⁴, तो ये बन जाएगा आपके पास F/12 इंटू 10⁻8 अपॉन 10⁻⁻3, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 360 10⁻⁴ भी ठीक है, स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास F/12 इंटू 10⁻11, ठीक है जी। क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको यदि मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और इसको यदि काटेंगे तो 120 10⁻³ रह गया, 3 ऊपर चला गया 11, तो इतना आएगा भी ये। सो ऑप्शन डी आएगा इसका, ये नन ऑफ दिस आएगा आंसर, ये वाला, ठीक है, स्क्वायर मीटर में एरिया। सो ये था सिंपली इंटेंसिटी, याद रखिए पावर पर यूनिट एरिया या एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। पावर को लिख देंगे एफ बी, बी यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लेंगे सी, बस यहाँ से फॉर्मूला बन गया, आपका ए निकालना है आपने। यहाँ से ए हो गया एफ सी अपॉन आई, एफ की वैल्यू नहीं दी, एफ लिखिए, सी मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 और आई की वैल्यू सी जी यहाँ एस आई में भरनी है, तो बन गया स्क्वायर सेंटीमीटर पे 360 वाट है, तो आपके स्क्वायर मीटर पे कितनी हो जाएगी। सो इसको दोबारा देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब यहाँ देखो ना आई की जो वैल्यू है ये वाली, ये देखो ऐसे लिखते हैं इसको, आई इज इक्वल टू 360 वाट और ये पर स्क्वायर सेंटीमीटर है ऐसे -2, ठीक है। तो यदि मैं इसको स्क्वायर मीटर बनाऊँगा यहाँ तो ये बन गया 360 वाट, सेंटी मीन्स 10⁻⁻2 और इसका क्या है -2 है पावर, ये -2 पावर है और आगे मीटर -2 भी है, ये आएगा। तो कितना आ जाएगा देखो 360 वाट 10⁻⁻, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 आ गया, ये आ गया पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। सो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे आई की, बिकॉज एस आई में काम करना है, एरिया जो स्क्वायर मीटर में निकालना है, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, एफ़ लिख दो ऐसे ही, सी 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हुई है ना 360 इंटू 10⁻⁴। अब इसको सॉल्व कर लो, ए इज इक्वल टू एफ और ये काट दो यहाँ पे 120, तो ये बन गया एफ अपॉन, यदि मैं इसको 12 लिखूँ तो ये हो गया 10⁻5 हो गया नीचे, तो ये 10 मैंने यहाँ कर दिया ऐड और ये 10⁻8 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ अपॉन 12 इंटू 10⁻8 -5 मीन्स 3, तो दिस विल बी द आंसर, ये आएगा एरिया स्क्वायर मीटर में।
सो इट इज़ f/12 इंटू 10⁻³ सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट भाई, ठीक है। तो ये था। ओके देन